बैक हम जय सिंह सर। आज सिंथेसिस का अगला पार्ट पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। अब ये जानेंगे कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या होता है। नॉमिनेटिव का अर्थ समझेंगे पहले। नॉमिनेटिव मीन्स कर्ता और एब्सोल्यूट मीन्स स्वतंत्र। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कर्ता स्वतंत्र। अब ऐसे वाक्यों को जोड़ना सीखेंगे जिनमें एक कर्ता स्वतंत्र रहेगा, यानी उस वाक्य में उसका कोई प्रभाव न रहे, और इसके प्रयोग से दो या दो से अधिक वाक्यों को किस तरह जोड़ा जाता है ये आज बच्चों आपको सिखाया जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले नियम देखते हैं। पहला है कि किस में यह नियम का यूज किया जाएगा, उस तरह के वाक्यों के बारे में बताया जा रहा है कि सबसे पहले उसकी शर्त है कि जब फर्स्ट सब्जेक्ट और सब्जेक्ट सेकंड दोनों एक समान न होकर के अलग अलग हों। जब दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट, पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट अलग अलग हो, तब यह विधि का प्रयोग किया जाएगा। दूसरा, एक सेंटेंस रीजन बताए और सेंटेंस जो सेकंड हो वह रिजल्ट बताए। जब उदाहरण देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। फिर से देखते हैं। कर्ता स्वतंत्र, एक कर्ता स्वतंत्र रहेगा और कर्ता वह स्वतंत्र रहेगा जो वाक्य में रीजन बताए। पहला वाक्य रीजन बताएगा, दूसरा वाक्य रिजल्ट बताएगा। इसके बाद थोड़ा सा और रूल देख लेते हैं। इसको बनाने का नियम है, एक्टिव वॉइस में सबसे पहले लिखते हैं हैविंग, फिर क्रिया का थर्ड, और ये रूल 1 है। और रूल 2 है, यदि वाक्य पैसिव हुआ तो पैसिव वॉइस में लगेगा हैविंग बीइंग प्लस वी थर्ड। तो रूल नंबर 1 है, एक्टिव वॉइस से यदि वाक्य आया हुआ है तो उसमें हैविंग प्लस वी थर्ड का प्रयोग करते हैं। यदि वाक्य पैसिव वॉइस आया हुआ है तो हैविंग बीइंग प्लस वी थर्ड। लेकिन ये किस में करते हैं? उनमें करते हैं जो वाक्य रीजन बताता है। जो वाक्य रीजन बताता है उसमें इस नियम का पालन करते हैं। एक और नियम है तीसरा। मान लीजिए कोई ऐसे वाक्य आ जाते हैं जो टेंस से ना होकर के यूज के होते हैं, जैसे इज, एम, आर, वाज, वेयर। यदि ये वाक्य में आ जाते हैं तो इनको बीइंग के द्वारा बनाया जाता है। एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं, सबके एक एक उदाहरण देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कर्ता स्वतंत्र का एक उदाहरण, एग्जाम्पल। 2 वाक्य लिखे जाएंगे आपके सामने। द सन रोज। दूसरा वाक्य है द फॉग डिस अपीयर्ड। एक वाक्य है द सन रोज, दूसरा वाक्य है द फॉग डिसअपीयर्ड। इसको समझते हैं इस तरह से, सूरज उगा, सूर्य निकला और
जो कोहरा है, जैसे ही सूर्य निकलता है तो जो दिन में कोहरा छाया रहता है वो सब गायब हो जाता है। तो सूर्य का निकलना, कोहरे का गायब होना। अब इसमें देखते हैं सब्जेक्ट फर्स्ट और सब्जेक्ट सेंट अलग अलग होने चाहिए। तो पहला कर्ता सन है, दूसरा कर्ता है फाग, तो दोनों कर्ता अलग अलग हैं। दूसरा देखते हैं, एक वाक्य रीजन बताता है यानी कारण बताता है, और दूसरा वाक्य उसके वजह से जो परिणाम निकलता है उसको बताता है। तो जो पहला वाक्य होता है वो रीजन बताता है, सूरज निकला, फाग डिसअपियर, ये रिजल्ट है। सूरज के निकलने का परिणाम यह हुआ कि कोहरा गायब हो गया। सूरज निकलना कारण बता रहा है और उसका क्या रिजल्ट निकला कि जो कोहरा छाया हुआ था वो गायब हो गया। अब ये तो पहचान हो गई। अब इसके रूल देखते हैं, किस नियम के आधार पे ये बनेगा। तो जब परिवर्तन तो केवल यहां होगा, इस पे कोई चेंजिंग नहीं होगी। एक कर्ता को हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में बदल देते हैं। और किस कर्ता को बदलते हैं बताया गया, केवल उस कर्ता को बदलते हैं जो वाक्य रीजन बताता है। यहां कौन सा वाक्य रीजन बता रहा है, सूर्य का निकलना, सूर्य का उगना, ये कारण बता रहा है। अब इसको देखते हैं कि ये एक्टिव है कि पैसिव है कि यूज है। तो ये टेंस का है, ये एक्टिव वॉइस में है, सूर्य निकलना, सूर्य उगना एक्टिव वॉइस में है, तो इसका ये नियम से लागू किया जाएगा। इसमें सब्जेक्ट उसी तरह लिखा जाता है, छोड़ा नहीं जाता। इसके स्थान पे परिवर्तन आ जाएगा, हैविंग प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म राइज, रोज, राइजेन। अब वाक्य जोड़ देंगे, अगला वाला वाक्य उसी तरह रख देते हैं, कैपिटल के बजाय स्मॉल में लिखते हैं, फाग डिस एपियर्ड। तो देखते हैं कि कैसे बन गया, सूर्य उगा, फाग डिसअपियर्ड, कोहरा गायब हो गया। द सन हैविंग राइजन, द फाग डिसअपियर्ड। एक और उदाहरण देखते हैं, उससे पूरी तरह समझ में आ जाएगा। द टीचर इंटर्ड द क्लास। इंटर के साथ इन द नहीं लगाते। टीचर इंटर्ड द क्लास। दूसरा वाक्य, ऑल द बॉयज स्टूड अप। अब हमारे सामने दो वाक्य हैं। पहला है टीचर इंटर्ड द क्लास, कर्ता क्रिया कर्म। जब सीरियल से दिया गया है कर्ता क्रिया कर्म तो वो एक्टिव है, पैसिव नहीं है। जिसमें ऑब्जेक्ट शुरू में आ जाता है और क्रिया का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है वो पैसिव होता है। तो ये एक्टिव वास है, एक्टिव वॉइस है। अब इसमें देखते हैं नियम का पूरा, सब्जेक्ट दोनों अलग अलग होने चाहिए, एक में टीचर है, एक में ऑल द बॉयज है, नियम पालन हो रहा है। दूसरा क्या है, एक रीजन बताता है, एक रिजल्ट बताता है। रीजन क्या है, टीचर इंटर्ड द क्लास, अध्यापक गुरुजी कक्षा में प्रवेश किए। ऑल द बॉयज स्टूडेंट, रीजन हुआ कि जैसे ही गुरुजी, जैसे ही अध्यापक कक्षा में प्रवेश करते हैं और उसका परिणाम यह निकलता है कि सभी बच्चे खड़े हो जाते। तो इस तरह से एक कारण बता रहा है और एक रिजल्ट बता रहा है। रीजन और रिजल्ट का संबंध है। तो जो वाक्य रीजन बताता है उसको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बना लेते हैं। तो देखते हैं हल में, द टीचर इंटर्ड का बनेगा हैविंग प्लस बी थर्ड। हैविंग बी थर्ड में इंटर, इंटर्ड, इंटर्ड। द क्लास कामा ऑल द बॉयज स्टूड अप। इस तरह से अब ये
जो एक्टिव वॉइस वाला वाक्य है वो लगभग समझ में आ चुका है। अब देखते हैं अगले वाक्य को, एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। तो हमारे सामने सिंथेसिस पढ़ाया जा रहा है, सिंथेसिस का पार्ट 3 है ये, और आज हम पढ़ रहे हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। इसका मतलब होता है कर्ता स्वतंत्र, ऐसा कर्ता जो वाक्य में अपना प्रभाव ना डाले। तो अब हम दूसरे तरह के सीखते हैं जो वाक्य पैसिव में होते हैं। उदाहरण 1, द कैप्टन वाज किल्ड। द आर्मी रैन अवे। देखते हैं उस वाक्य को। सबसे पहले हम इन चीजों को जरूर दिमाग में रखें। जब भी कोई वाक्य सिंथेसिस बनाए, दो वाक्यों को जोड़ना का कार्य करें, तो सबसे पहले ध्यान दें इस नियम में दोनों सब्जेक्ट अलग अलग हों। एक सब्जेक्ट कैप्टन है, एक सब्जेक्ट आर्मी है। दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट अलग अलग हैं। एक रीजन बता रहा हो, दूसरा परिणाम बता रहा हो। तो देखते हैं, कैप्टन वाज किल्ड, कप्तान को जान से मार दिया गया। कप्तान जो युद्ध में किसी भी लड़ाई में जो मुखिया होता है उसे कैप्टन कहते हैं। कप्तान उसी के हाथ में, सेनापति के हाथ में पूरी सेना का कंट्रोल रहता है। तो कप्तान मारा गया, द आर्मी रैन अवे, बाकी जो सेना थी सब भाग गई। तो कारण क्या हुआ सेना भागने का? कप्तान का मारा जाना। तो कारण यह है और उसका क्या रिजल्ट निकला? सेना भाग गई। समझ में आ गया कि रीजन और रिजल्ट दोनों। तो हम जो रीजन बताए उसी में परिवर्तन करते हैं। अब देखते हैं कौन सा रूल लागू होगा। रूल इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जब रूल यह होता है, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर यही है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। और जहां पैसिव वॉइस का मामला है, इसमें सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट रहता है, और वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब रहेगी, और फिर क्रिया का थर्ड फॉर्म रहेगा। आप देखते हैं सब्जेक्ट के बजाय ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट ही मान ले। ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट का काम कर रहा है, वाज ये ऑक्सिलरी वर्ब है और ये क्रिया का थर्ड फॉर्म है। जब भी किसी ऑक्सिलरी वर्ब के बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म आए तो आप बिल्कुल मान लीजिए कि वो पैसिव वॉइस वाक्य है। एक बात फिर समझ लीजिए, इज, एम, आर, वाज, वेयर ये सहायक क्रियाएं भी हैं और मुख्य क्रिया का भी काम करती हैं। लेकिन जब ये मुख्य क्रिया का काम करती हैं तो यहां पे को जो भी शब्द आएगा वो क्रिया का थर्ड फॉर्म नहीं आएगा। जब ये मुख्य क्रिया का काम करेंगी तो यहां पे एडजेक्टिव आएगा। लेकिन जब ये ऑक्सिलरी वर्ब का काम करेंगी तो यहां फिर दूसरी क्रिया का थर्ड फॉर्म जरूर आएगा, तब ये पैसिव वॉइस है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये पैसिव वॉइस है। कप्तान मारा गया। अब एक चीज छिपा है, किसके द्वारा मारा गया। यदि बाई लगा होता तो आप तुरंत पहचान जाते, लेकिन वो शब्द छिपा लिया गया है। तो कप्तान मारा गया यानी किसी के द्वारा मारा गया, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस है तो इस नियम के आधार पे बनाते हैं। इसमें यह है कि सब्जेक्ट को लिखते हैं, सब्जेक्ट को छोड़ते नहीं है। इसके पहले हमने सीखा था कि एक सब्जेक्ट रहता है, एक सब्जेक्ट हटा दिया जाता है, लेकिन इसमें दोनों सब्जेक्ट अलग अलग हैं, इसलिए दोनों सब्जेक्ट रहेंगे। और उसको बनाते समय यह देखना जरूरी है कि वो किस रूल को फॉलो करता है। ये सेकंड रूल को फॉलो करता है, पैसिव वॉइस का उदाहरण है, और पैसिव वॉइस के हिसाब से इसे बनाते हैं नियम के आधार पे। तो हैविंग बीन किल्ड कामा, इस वाक्य को सेम लिख देते हैं, उसी तरह उतार देते हैं, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करते। रैन अवे। एक उदाहरण और देखते हैं, आ जाएगा। द वर्क वाज डन,
कार्य पूरा हो गया। स्टूडेंट लेफ्ट द क्लास, द वर्क वॉज डन, कार्य पूरा हो गया, पढ़ाई जो चल रही थी वो पूरी हो गई। इस अब जो स्टूडेंट थे वो कक्षा छोड़ दिए। स्टूडेंट लेफ्ट द क्लास। तो एक देखते हैं दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग हैं, एक तरफ वर्क है, एक तरफ है स्टूडेंट। एक रीजन बता रहा है, एक रिजल्ट। रीजन बता रहा है ये काम पूरा हुआ, इसीलिए बच्चों ने जो काम करना था उसको कर लिया, तब जाके वो क्लास छोड़कर चले गए। तो एक रीजन बता रहा है, एक रिजल्ट बता रहा है। तो दोनों को है तो नियम देखते हैं कौन सा लागू होगा। सबसे पहले देखते हैं रूल नंबर नियम एक को, जिसमें ये बताया गया एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में हमारे पास स्ट्रक्चर है एस वी ओ, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ये अब पैसिव में जो होता है वो क्रिया का थर्ड फॉर्म होता है। यहां देखते हैं क्रिया का थर्ड फॉर्म है ये, और ये क्रिया है ऑक्सिलरी वर्ब है। जब ऑक्सिलरी वर्ब के बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म आता है तो पैसिव वॉइस है, और उसको बनाने के लिए उसी नियम का प्रयोग करते हैं जिस नियम से संबंधित वाक्य होता है। तो वर्क हैविंग बीन डन, डन क्रिया का थर्ड फॉर्म है, डू डिड डन। स्टूडेंट्स लेफ्ट द क्लास। इस तरह रूल नंबर सेकंड के दो उदाहरण समझ लिए हैं। अब उम्मीद यही है कि आगे इस तरह के जैसे भी आएंगे आप अच्छी तरह से कर लेंगे। घर में अभ्यास जरूर करते रहिएगा, तभी आपको ये हमेशा के लिए याद रहेगा। आप एक्सरसाइज करते रहे। एक और है उदाहरण में, यदि वाक्य में इजयमार वाज वेयर आ जाए तो इसको भी देख लेते हैं, उदाहरण के साथ समझते हैं। देखिए पहला, द पिक्चर वाज इंटरेस्टिंग। दूसरा है वी इंजॉय इट वेरी मच। नियम देखते हैं। सबसे पहले दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग हों, एक तरफ पिक्चर है एक तरफ वी है, अलग अलग। फिर दूसरा, दोनों में दोनों वाक्यों के जो बीच का संबंध हो, एक रीजन बताता हो एक रिजल्ट। पिक्चर इंटरेस्टिंग थी, मजेदार थी, फिल्म या मूवी अच्छी थी, हमने उसका भरपूर आनंद लिया। क्योंकि मूवी अच्छी थी, रीजन ये था कि मूवी अच्छी थी, रोचक थी, इसका परिणाम यह हुआ कि हमने भरपूर आनंद लिया। तो रीजन और रिजल्ट का संबंध है। अब ये देखते हैं कि ये नियम लागू होगा कि ये नियम लागू होगा कि ये नियम लागू होगा। हमारे पास 3 नियम हैं। तो जब इजयमार आ जाए और उसके बाद कोई भी वी का थर्ड फॉर्म ना हो, इसमें है यदि इजयमार आ जाए और वी थर्ड हो तो ये वाला लगेगा। यदि इजयमार वाज वेयर में से कोई आ जाए और आगे उसके एडजेक्टिव हो, क्रिया का थर्ड फॉर्म ना हो, तो फिर इस नियम का पालन करते हैं। देखिए कैसे, द पिक्चर वाज किस में बदल जाएगा, वाज वेयर इजयमार, ये बी क्रियाएं हैं, और इस तरह से ये बी क्रियाओं का जो आईएनजी बनता है तो बीइंग बनता है। द पिक्चर बीइंग इंटरेस्टिंग कामा वी enjoyed it very much। एक और उदाहरण देख करके समझ लेते हैं। सेकंड उदाहरण,
द वर्क वाज ओवर, वी वेंट टू होम। द वर्क वाज ओवर, कार्य समाप्त हो गया। वी वेंट टू होम, हम घर चल दिए। तो ये जो वाक्य है ये यूज है, क्योंकि वाज मुख्य क्रिया का कार्य कर रहा है और कोई वी का थर्ड फॉर्म नहीं है, और एक एडजेक्टिव है, और ये प्रीपोजिशन भी कभी कभी कार्य करता है। तो इस तरह से यदि कोई भी जयमार वाज वेयर के बाद एडजेक्टिव या प्रीपोजिशन आ जाए तो उसको हम रूल नंबर 3 से हल करते हैं। तो रूल नंबर 3 है द वर्क वाज जयमार वाज वेयर को बीइंग में बदलें, बीइंग ओवर कामा वी वेंट टू होम। इस तरह से ये तीनों पूरी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब एक बात और कहनी है कि जो वीडियो देखा जाए तो उसमें कमेंट जरूर देखा जाए, लाइक जरूर देखा जाए। अगर कमेंट है तो वही हमारा मिरर है, उसी से हमको पता चलता है कि कहां हमारे अंदर खामियां हैं और कहां खूबियां हैं। आप जब भी वीडियो को देखें तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।